Today we will discuss about the replication in यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये आपका प्रोकैरियोट्स का रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा और ये जो है हम इसमें यूकैरियोट के रेप्लिकेशन प्रोसेस को भी विद डायग्राम अच्छे से पढ़ेंगे। एंड उससे पहले हम ये समझ लें कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो होता क्या है। रेप्लिकेशन प्रोसेस में बच्चों क्या होता है, जो हमारा एक पेरेंट का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है वो क्या होता है, उसके रेप्लिकाज बनते हैं। रेप्लिकाज मतलब उसके क्या करते हैं, उसकी कॉपीज़ बनती हैं इस तरीके से। एंड सक्सेसिव जनरेशन में डीएनए के जो होते हैं वो मल्टीपल ऐसे करके कॉपीज़ बन जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में बेसिकली होता क्या है, मेन उसका पर्पस किस वजह से ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड इसको होने के लिए क्या क्या मेन एपरेटस की ज़रूरत होती है। एपरेटस का मतलब क्या क्या इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं, वो हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, एक तो रिक्वायरमेंट हमारा होगा पेरेंट डीएनए। ठीक है, कि एक सोर्स चाहिए होता है जो क्या होगा, पेरेंट डीएनए। अब इस डीएनए को आगे हेलिक्स को खोलने के लिए, आगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम्स। हमें डिफरेंट सेट ऑफ क्या एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एंजाइम हेलिकेज का भी काम करेगा, मतलब एक हेलिकेज एंजाइम होगा जो क्या करेगा, उसे अनवाइंड करने का भी काम करेगा। एक एंजाइम आपका इसमें लाइगेज आएगा। ठीक है, एक एंजाइम आपका इसमें प्राइमेज आएगा और पॉलीमरेज एंजाइम भी इसमें आएगा। और इन सब के अलग अलग क्या फंक्शन होते हैं ये हम सब डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ते हैं। तो चलते अपने नोट्स की तरफ एंड क्लास की तरफ और पूरे रेप्लिकेशन को कंप्लीट में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि जो ये डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था, इसे सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था टेलर ने इन 1957। ठीक है, और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है हमें पता होना चाहिए कि होता कहाँ पे है। तो आपने एक सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर ये सेल वॉल होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो उसके अंदर एक छोटा सा एरिया होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और मैंने पिछले क्लासेस में भी समझाया था कि डीएनए जो है वो अपने आप को क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर एकोमोडेट करता है, कंबाइन करके रखता है। ठीक है, तो जो ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है ये कहाँ पे होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। और एक लाइफ साइकिल में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लाइफ साइकिल में एस फेज़ आता है जिसे हम सिंथेसिस फेज़ बोलते हैं, और G1 फेज़ आता है, G2 फेज़ आता है। तो सिंथेसिस फेज़ में ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो होता है लाइफ साइकिल में होता है। ठीक है, तो अभी तक आपने पढ़ा कि इसको सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किसने किया, टेलर ने किया था। इट इज़ हैपनिंग इन न्यूक्लियस इन द एस फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है इस डीएनए रेप्लिकेशन में वो हम आगे प्रोसीड करते हैं आगे के नोट्स के थ्रू। देखो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल अनकॉइल एंड सेपरेट इन विच each strand serve as a template strand and for the synthesis of new complementary strand। इसको आपको क्या करना है, ढंग से समझ के याद करना है, आपको रोट लर्निंग नहीं करना है। देखो ये 3 सेंटेंस क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, ये अपने आप को अनकॉइल करता है। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको रेप्लिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 2 स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल्स अनकॉइल, यहाँ पे आपको देखो क्या हो रहा है, अनकॉइल होता हुआ दिख रहा है, विच सर्व एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये अनकॉइल होने के बाद ये क्या कहलाएंगे, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएंगे। ठीक है, एंड दीज टेम्पलेट स्ट्रैंड विल सिंथेसाइज अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये आपको जो ब्लू कलर से दिख रहा है, दिस इज द न्यूली सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में होता है। अब कैसे बनता है, क्या डायरेक्शन होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑलवेज क्यों रन करता है न्यूली सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये हम आगे के क्लास में जाके इसका विद रीजन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने सिर्फ रेप्लिकेशन का टॉपिक पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी आपको यहाँ पे देखो 2 टाइप्स के दिख रहे हैं। एक जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है स्ट्रैंड, दिस इज द कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। ये देखो कंटिन्यू जा रहा है, यहाँ पे आपको एक भी ब्रेक पॉइंट नहीं दिखेगा। तो एक स्ट्रैंड में जो स्ट्रैंड बनता है वो तो कॉन्टिन्यूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल द लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरे स्ट्रैंड में ये क्या होता है, टुकड़ों में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स डीएनए के बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट द लैगिंग स्ट्रैंड। ऐसा क्यों कहते हैं ये भी हम जब यूकैरियोट के रेप्लिकेशन प्रोसेस में जाएंगे तब हम उसमें इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं
आगे की तरफ कि ये जो टेम्पलेट होते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं, सेकंड पॉइंट हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि द टेम्पलेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट देन फॉर्म अ न्यू डीएनए डबल स्ट्रैंड हेलिकल आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल डीएनए मटेरियल। क्या कह रहा है कि ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये और ये जो ब्लू कलर का न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इट विल मेक अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, विच इज़ आइडेंटिकल टू इट्स पैरेंट डीएनए। ये डीएनए पैरेंट डीएनए के मटेरियल के आइडेंटिकल होगा। क्यों आइडेंटिकल होगा? क्योंकि ये जो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन रहा है इसके अंदर जो बेसिस आएंगे दैट वुड बी एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री या अपोजिट टू द पैरेंट बेसिस। जो पैरेंट स्ट्रैंड के बेसिस है उसके एग्जैक्ट अपोजिट होंगे। तो अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के बेसिस अगर आपको पता है तो आप पैरेंट डीएनए स्ट्रैंड के भी बेसिस को पता कर सकते हो, ठीक है। या आपके पास पैरेंट डीएनए के बेसिस अगर आपको पता है तो यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई या फिर रिकॉग्नाइज द बेस पेयर्स या बेसिस इन द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। तो इस वजह से जो डीएनए मटेरियल नया बनता है आफ्टर द रेप्लिकेशन, ये क्या होता है, इट इज़ आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल डीएनए मटेरियल। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर कहलाता है। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ जो डीएनए है इसका डेफिनेशन क्या लिखना है आपको एग्जाम में कि ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओल्ड पैरेंट स्ट्रैंड एंड अ न्यू स्ट्रैंड। यहाँ पे आप देखो ईच डॉटर जो मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दिख रहा है इसमें एक पैरेंट डीएनए दिख रहा है और एक न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दिख रहा है। तो सिंस ओनली वन पैरेंट स्ट्रैंड इज कंजर्व इन ईच डॉटर मॉलिक्यूल, आपको देखो दोनों डॉटर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही डीएनए स्ट्रैंड कंजर्व दिख रहा है, दैट्स वाई द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ये मतलब हाफ पेरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हाफ ही कंजर्व हो पाता है इन प्रोजेनी, इसलिए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो दिस मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेड टू बी सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। अब हम चलते हैं टूल्स की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक कि इसमें क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है रेप्लिकेशन के दौरान, ठीक है। देखो सबसे पहला टूल आता है डीएनए प्राइमर। एक तो हमें पैरेंट डीएनए चाहिए होता है जो मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बताया, दूसरा हमें एक डीएनए प्राइमर चाहिए होता है। प्राइमर मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप इसको कैटलिस्ट भी कह सकते हो। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी काम को करने में या उसको मोटिवेट करेगा, इनिशिएट करेगा, ठीक है। जैसे हमें भी कोई काम करना होता है तो वी नीड मोटिवेशंस। तो डीएनए प्राइमर क्या होता है, एक छोटे स्मॉल स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, टेम्पलेट जो यहाँ पे आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं डीएनए के, उसके 5 प्राइम एंड में ज्वाइन होंगे, ठीक है। 5 प्राइम एंड में ज्वाइन होंगे एंड ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर बनाने शुरू कर देंगे। कौन? प्राइमर्स। प्राइमर्स दो तरह के होते हैं, डीएनए प्राइमर एंड आरएनए प्राइमर, ठीक है। पहले आप देखो प्राइमर को अच्छे समझ लो। प्राइमर्स जो होते हैं दे आर स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कुछ बेसिस से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 प्राइम एंड है तो ये प्राइमर यहाँ से यहाँ तक ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक फिगर में दिखा देती हूँ उसमें, या ये देखो ये आपका है यूकैरियोट्स का रेप्लिकेशन प्रोसेस का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ग्रीन कलर से मैंने हर जगह शो किया है। ये छोटा सा जो स्ट्रैंड आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, यहाँ पे भी है एक छोटा स्ट्रैंड ग्रीन कलर का, यहाँ पे भी है और ग्रीन कलर का यहाँ पे भी है, ठीक है। ये ग्रीन कलर से जो मैंने स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स शो किए हैं ये भी क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं जो क्या करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और ये प्राइमर का काम करते हैं, इनिशिएशन का काम करते हैं। एक बार डीएनए प्राइमर जिस डायरेक्शन में लग गया, यानी ये हमेशा 3 प्राइम के अपोजिट में ही लगेगा, जहाँ से ये लग जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या होंगे, आगे के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये एक प्राइमर है, अगर वो इस डायरेक्शन में लग गया तो अब जो बेसिस होंगे वो इस डायरेक्शन में ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड में तो क्या होता है, उसको 3 प्राइम के बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पे मिल जाता है प्राइमर, तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स बनाना शुरू कर देता है, यानी इलॉन्गेशन प्रोसेस को इंक्रीज करता है। तो फिर क्या होगा, एक स्ट्रैंड में जो ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, ठीक है।
पर दूसरे स्ट्रैंड में क्या होता है, जो प्राइमर्स होते हैं वो कई जगह अटैच हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे प्राइमर जो है वो इस जगह अटैच हुआ है, तो इलोंगेशन इस डायरेक्शन में आगे होगा। फिर दूसरे जगह पे भी प्राइमर क्या हो गया, अटैच हो गया, इलोंगेशन फिर से स्टार्ट होगा। तो एक स्ट्रैंड में जो प्राइमर्स होते हैं वो कई जगह अटैच होते हैं, तो फ्रैगमेंट्स में क्या होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं जिनको हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। एंड वी कॉल इट लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, इसको क्या मिल रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में प्राइमर को काम करना है। तो प्राइमर कभी भी नियर अबाउट 5 प्राइम अटैक नहीं होगा, यानी प्राइमर यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। प्राइमर हमेशा 5 प्राइम एंड से थोड़ा दूर जाके चिपकेगा या अटैच होगा टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसलिए जो प्राइमर था वो यहाँ पर नहीं अटैच हुआ, जैसे यहाँ पर अटैच हुआ था क्योंकि उसको यहाँ पे 3 प्राइम पोलैरिटी मिला था, तो प्राइमर अपोजिट पोलैरिटी का है 5 प्राइम, तो वो एग्जैक्टली 3 प्राइम के बिल्कुल नियर अबाउट आ गया और फिर कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड बन गया। बट इन अदर स्ट्रैंड अब वो 5 प्राइम के पास नहीं जाएगा। ठीक है, वो 5 प्राइम से थोड़ा दूर जाके किसी एक साइड पे कंबाइन होगा और इस तरीके से इलोंगेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम वो शुरू कर देगा। अब बाकी के भी जो हेलिकेज एंजाइम के थ्रू स्ट्रैंड जो खुल रहा है वहाँ पे भी क्या होगा, प्राइमर धीरे धीरे जैसे जैसे ये ओपन होता रहेगा प्राइमर्स क्या होंगे, अंदर जाके अटैच होते रहेंगे और इस तरीके से ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते रहेंगे। तो फिर से हम आते हैं टूल्स की तरफ। प्राइमर मैंने आपको समझा दिया है, प्राइमर स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका एंजाइम आता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम को हम अनवाइंडिंग एंजाइम भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको ओपन करने का ये काम करता है। ठीक है, जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, तो वो हेलिकेज एंजाइम क्या होगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ये ओपन हो जाएगा। इतना स्ट्रैंड ओपन कर दिया इसने, एक लूप ओपन कर दिया। अब फिर से ये हेलिकेज एंजाइम ऊपर की तरफ जाएगा और डीएनए का सेकंड लूप भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये जो हेलिकेज एंजाइम है, ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता जाएगा, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, लूप्स की तरफ बढ़ता जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, अनवाइंड होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हेलिकेज एंजाइम को हम अनवाइंडिंग एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम जो है और टोपियोआइसोमेरेज एंजाइम दोनों का काम यही होता है, टू अनवाइंड द डबल हेलिकल डीएनए। ठीक है, और टोपियोआइसोमेरेज की एक खास बात ये होती है, अगर उसको दिखेगा प्रोकैरियोट्स में, मैंने आपको बताया था कि डीएनए जो होता है वो अपने आप को कैसे भी करके एन मैनर अपने आप को अनवाइंड कर लेता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी डीएनए के स्ट्रैंड्स में गांठें मिल जाती हैं जिसको अनकॉइल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो टोपियोआइसोमेरेज क्या करता है, जो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अनकॉइल नहीं हो पाते तो उनको कट कर देगा और फिर जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उनको रीजॉइन कर देता है और उनके अनकॉलिंग में फैसिलिटेट करता है। मतलब एक तरह से कहीं पे भी अगर कोई गांठ आ जाएगी तो टोपियोआइसोमेरेज हो गया या गायरेज एंजाइम हो गया, वो उनको क्या करता है, ओपन करने की कोशिश करता है। अगर ओपन नहीं कर पाता है तो क्या करता है, उसको कट करके रीजॉइन करता है। तो उन पोर्शन को कट करके रीजॉइन करने का काम तो टोपियोआइसोमेरेज करता है। गायरेज क्या करता है, गायरेज क्या करता है, अगर कहीं पे डीएनए स्ट्रैंड में अगर नॉट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो हेलिकेज एंजाइम उसको ओपन नहीं कर पाएगा, तो गायरेज क्या करता है, पहले उन नॉट्स को खोलता है। गायरेज आगे आगे चलता है एंड हेलिकेज एंजाइम उसके पीछे पीछे आता है। ठीक है, टू अनवाइंड द डबल हेलिकल डीएनए। तो इस तरीके से हेलिकेज, टोपियोआइसोमेरेज एंड गायरेज का काम क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए, अनवाइंड करने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, एक बार प्राइमर जुड़ जाएगा तब उसको आगे उसके लेंथ को बढ़ाने के लिए, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स बन गए हैं इनके लेंथ को बढ़ाने के लिए कौन काम करता है, पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है। अब मैंने आपको भी बताया ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं एक डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड्स में, तो बाद में हमको तो पूरा कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड चाहिए। ये जो ब्रेक फॉर्म में डीएनए स्ट्रैंड्स बने हैं ये बाद में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जुड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम करता है। लाइगेज एंजाइम भी क्या होता है, वो डीएनए के स्मॉल स्ट्रैंड्स होते हैं जो उसको जोड़ने का काम करते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपको ये गैप दिख रहा है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के बीच में, यहाँ पे भी क्या होते हैं, डीएनए के कुछ स्ट्रैंड्स आके बैठ जाते हैं या बाइंड हो जाते हैं और इस तरीके से ये जो बीच में गैप आ गया वो गैप फिर कंटिन्यू हो जाता है
और इस तरीके से ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जुड़ जाते हैं, ठीक है। गायरेज का जो मैंने आपको फंक्शन है वो बता दिया है, अनवाइंडिंग द डीएनए हेलिक्स इन प्रोकैरियोट्स, अगर वहाँ पे कहीं पर नॉट्स मिल जाते हैं डीएनए में, ठीक है। अब हम चलते डिटेल में पढ़ते हैं कि यूकैरियोट्स में एंड प्रोकैरियोट्स में जो प्रोसेस होता है, हल्का फुल्का जो डिफरेंस है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम डीएनए रेप्लिकेशन को प्रोकैरियोट्स में अच्छे से समझते हैं, ठीक है, फिर हम यूकैरियोट्स की तरफ जाएंगे। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अनवाइंड एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो, जो डीएनए अनवाइंड होता है उसका एक रीजन होता है जहाँ पे वो क्या करता है, अपने आप को अनवाइंड करता है। अब बॉन्ड आपने पढ़ा है कि डीएनए जो है उसके अंदर दो तरह के बेस पेयर पाए जाते हैं। एक बेस पेयर जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, दूसरा बेस पेयर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। तो ज़्यादातर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी कहाँ पे हेलिकेज एंजाइम एक्ट करेगा, कहाँ से वो उस नॉट को खोलेगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को किस जगह से वो ओपन करेगा, उस रीजन को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं एंड उसको ओराई भी कहा जाता है इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ज़्यादातर जितने भी ओराई होते हैं डीएनए में वो डबल बॉन्ड, जहाँ हाइड्रोजन होगा, जिन बेस पेयर्स में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहाँ पे ज़्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमको ये बता रहा है कि डीएनए जो होता है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में सबसे पहले अपने आप को अनवाइंड करेगा। हेलिकेज हेल्प इन ओपनिंग द स्ट्रैंड्स। गायरेज इज यूज्ड मोस्टली इन द प्रोकैरियोट्स, मैंने आपको फंक्शन बता दिया गायरेज का। डीएनए इज कोटेड बाय अ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन अराउंड द रेप्लिकेशन फॉर्क टू प्रिवेंट द रीबाइंडिंग ऑफ प्रोटीन या फिर रीबाइंडिंग ऑफ द डीएनए। ये पॉइंट देखो क्या कह रहा है, आप इस डायग्राम में अच्छे से समझो। दिस इज़ द ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट जो होता है उसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। तो अगर उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे दिख रहा है तो दोनों साइड से क्या होंगे, डीएनए के स्ट्रैंड्स क्या होंगे, ओपन होने शुरू होंगे, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो मैंने ये जो आपको दिखाया है ये एक सर्कुलर डीएनए यानी प्लाज्मिड डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रैंड दिखाया है कि किस तरीके से दोनों डायरेक्शन में जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोट्स में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो सिंगल होता है बट इन बोथ डायरेक्शन होगा, एंड वही यूकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत जगह मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। और प्रोकैरियोट्स में आपका ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है, जैसे ही ओरिजिन मिलेगा उसको, ओराई मिलेगा, तो ओराई में जैसे ही मिलेगा तो हेलिकेज एंजाइम आ जाएगा और ये देखो डीएनए स्ट्रैंड को उसने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद साथ साथ वो ये काम भी करता है, यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स ऐड हो जाते हैं। आपको जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है लाइन लाइन में, दीज आर सम स्पेशल प्रोटीन्स विच हेल्प्स द डीएनए, जो डीएनए को हेल्प करता है कि दोबारा से इसने जो इतनी मेहनत की है हेलिकेज एंजाइम ने इसको अनवाइंड करने की, वो दोबारा से वाइंड ना हो जाए, इसलिए स्पेशल प्रोटीन्स भी ऐड ऑन होते रहते हैं ताकि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दोबारा से चिपक ना जाए, ठीक है। तो हमने जो थर्ड पॉइंट में पढ़ा है वो यही पढ़ा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमें क्या कहता है, टोपियो आइसोमरेज प्रिवेंट द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए और ज़्यादा कॉइल ना हो जाए आपस में, उसके लिए टोपियो आइसोमरेज प्रिवेंट करता है, ठीक है। आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज बाय द प्राइमेस, मैंने भी आपको प्राइमर्स के बारे में बताया है, तो उसको सिंथेसाइज करने के लिए प्राइमेस का इस्तेमाल किया जाता है। दीज प्राइमर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड, ये जो होते हैं ये डीएनए स्ट्रैंड्स के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 स्टार्ट्स एडिंग न्यूक्लियोटाइड एट द एंड ऑफ द प्राइमर्स, ठीक है। अब जैसे ही प्राइमर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो नया कॉम्प्लीमेंट्री जब डीएनए बनेगा तो पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, और सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन करना शुरू कर देगा। द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स कंटिन्यूज टू इलोंगेट, इसमें भी लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड जो होगा वो कंटिन्यू दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही रेप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा ख़त्म हो जाएगा तो प्राइमर्स जो होंगे वो रिमूव्ड हो जाएंगे, ठीक है। एंड जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होंगे उनके गैप को कौन फिल कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो उनको फिल करेगा। यानी जहाँ जहाँ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आएंगे, ठीक है, इस तरीके से ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आएंगे तो इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या होगा, डीएनए के और स्ट्रैंड्स आके जुड़ जाएंगे
ठीक है, और इन सबको एक साथ क्या करेंगे, लाइगेट करके एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने एक डायग्राम है प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन का, एक बार इसको देख लेते हैं। दिस इज़ द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड ये जो आपको दिख रहे हैं ये जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो टेम्पलेट स्ट्रैंड में बाइंड हो जाते हैं आफ्टर द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सो दैट बोथ द टेम्पलेट स्ट्रैंड कैन नॉट बाइंड टू ईच अदर। ठीक है, ये जो है ये गायरेज एंजाइम है, मैंने आपको बताया कि आगे आगे ये गायरेज एंजाइम चलता रहता है सो दैट अगर कहीं पे बहुत सुपर कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो उसको ये खोलने का काम करेगा, और हेलिकेज क्या करेगा, स्ट्रैंड्स को ओपन करने का काम करेगा, यानी सिर्फ ये बॉन्ड्स तोड़ेगा, ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। एंड ये जो है ये कॉइल्स को क्या करेगा, अगर कहीं पे सुपर कॉइलिंग मिल जाएगा, नॉट्स मिल जाएगा तो गायरेज उसको हटाएगा, और सो दैट हेलिकेज अपना आराम से काम कर सके। और ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है, दिस इज़ द डीएनए हेलिकेज एंजाइम, ये है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसे हम ओराई भी बोलते हैं। और डीएनए हेलिकेज जो है इट बाइंड्स द लैगिंग स्ट्रैंड एट ईच टेम्पलेट फॉक, दिस इज़ द फॉक, जहाँ पे डीएनए इस तरह से शेप बनाता है वाई शेप का, इसे हम फॉक रीजन बोलते हैं। एंड इट मूव्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए हेलिकेज किस डायरेक्शन में मूव करता है, आपको याद होना चाहिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में की तरफ चलता है अलॉन्ग दिस स्ट्रैंड ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। और जैसे जैसे वो आगे की तरफ जाएगा यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखेंगे ये इन सभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करेगा, तोड़ता हुआ जाएगा। यहाँ पे आप देखो इसने आगे के जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, ये हेलिकेज एंजाइम जैसे इस साइड जाता गया इसने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को देखो ब्रेक कर दिया है और एक डीएनए हेलिक्स को ओपन कर दिया। अब यहाँ पे सिंथेसिस शुरू हो जाएगा, रेप्लिकेशन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड का यहाँ पे अब सिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाएगा। एक स्ट्रैंड में कॉन्टीन्यूस होगा, दूसरे स्ट्रैंड में डिसकॉन्टीन्यूस होगा। तो मैं ये जो बात बार बार कह रही हूँ कॉन्टीन्यूस डिसकॉन्टीन्यूस, उसे हम अब यूकैरियोट्स में अच्छे से समझते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में हम सबसे पहले इनिशिएशन पढ़ेंगे। इनिशिएशन में क्या होता है, जब भी रेप्लिकेशन होगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई कहाँ से शुरुआत कहाँ से की जाए। कोई भी काम होता है तो हम सबसे पहले सोचते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। तो इसी तरीके से जब डीएनए में रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढा जाता है जिसे हम ओराई बोलते हैं। इट इज़ अ रीजन वेयर द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इनटू द 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड्स टेक्स प्लेस। दिस अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स नीड हेलिकेज एंजाइम, बार बार इसका मैं जिक्र कर चुकी हूँ। ठीक है, इसको हेलिकेज एंजाइम की ज़रूरत चाहिए जिसको हम अनवाइंडिंग एंजाइम या अनवाइंडेजेज एंजाइम भी कहते हैं। इट इन प्रोकैरियोट्स गायरेज जो होता है वो अनवाइंडिंग का काम करता है, आगे आगे रन करता है अलॉन्ग विद द हेलिकेज। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इट यूजेज एटीपी हाइड्रोलिसिस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये क्या करता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस का भी इस्तेमाल करता है एनर्जी के लिए। ज़्यादातर जो रीजन ऑफ ऑरिजिन होते हैं मैंने आपको बताया डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पे होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। मोस्टली ओराई इज फाउंडेड वेयर द बेसिस आर डबली बाउंडेड, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, एंड इन यूकैरियोट्स ओराई कैन बी प्रेजेंटेड एट सेवरल साइट्स। प्रोकैरियोट्स में मैंने ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको सिर्फ क्या बताया था, एक होता है सिंगल। ठीक है, बट यूकैरियोट्स में वही जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसके कई सारे साइट्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो ऑरिजिन आपको यहाँ पे मिल सकता है और आई यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है। बट ये जहाँ पे भी एक ऑरिजिन अगर मिल गया, ठीक है, तो जो अनवाइंडिंग का प्रोसेस है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। जबकि प्रोकैरियोट्स में अनवाइंडिंग का अभी आपने देखा 2 तरफ से उसका अनवाइंडिंग प्रोसेस चल रहा था, इस डायरेक्शन में भी चल रहा था, इस डायरेक्शन में भी चल रहा था। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो प्रोकैरियोट का डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है एंड यूकैरियोट का जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है। इसलिए इसमें ऑरिजिन ऑफ साइट तो बहुत सारे होंगे बट यूनिडायरेक्शनल होगा। अब ध्यान से हम इलोंगेशन प्रोसेस को अच्छे से पढ़ेंगे विद दिस डायग्राम। ठीक है, इलोंगेशन में देखो क्या होता है, एज अ डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गया 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड में। ये आपको जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, दीज आर द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स।
द डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द टेम्पलेट पेरेंट स्ट्रैंड। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, सिंथेसाइज करना शुरू करेगा न्यूक्लियोटाइड्स जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। लेकिन उससे पहले भी मैंने आपको बताया एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, जो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है, दिस इज़ द प्राइमर। प्राइमर जहाँ पे भी अटैच होगा, ये एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड होता है, इसलिए देखो मैंने ग्रीन कलर बहुत शॉर्ट बनाया है ये। तो ये जो छोटा सा यहाँ पे प्राइमर अटैच होगा, ठीक है, 3 प्राइम एंड के पास, वहाँ जहाँ पे भी अटैच होगा वहाँ से फिर ये न्यूक्लियोटाइड उसी डायरेक्शन में सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा। बट ये अकेला काम नहीं करता, इसका काम है सिर्फ शुरुआत करना। वो बोलता है मुझे डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए, तो प्राइमर अलॉन्ग विद द डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ मैंने जो आपको ऑरेंज कलर से दिखा रखा है, दिस इज़ द पॉलीमरेज एंजाइम। ये क्या करता है, इनको आगे की तरफ बढ़ा के चला जाता है, ऐसे खींचता है स्ट्रैंड्स को आगे की तरफ, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता रहता है और ये जो स्ट्रैंड आगे चला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको प्राइमर दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको प्राइमर दिख रहा है, और ये मैंने ऑरेंज कलर से आपको यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑरेंज कलर से मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है पॉलीमरेज एंजाइम। तो प्राइमर क्या करता है, शुरुआत करता है, एंड पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड को ऐड ऑन करके उसको आगे की तरफ क्या करता है, इलोंगेट करता है, उसको खींचता रहता है। नेक्स्ट आता है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक स्ट्रैंड जो है कॉन्टिन्यूस, जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, दूसरा जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे कई सारे प्राइमर्स जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स जो हैं वो फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में जुड़ते हैं। बट बाद में क्या करते हैं, अब हम इन फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं बना सकते हैं, तो बीच में हम कुछ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देते हैं, जिसे हम लाइगेज भी बोलते हैं। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम करता है। लाइगेज एंजाइम इज नथिंग बट अ स्मॉल डीएनए स्ट्रैंड्स विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट पेरेंट स्ट्रैंड जो होता है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, जो यहाँ पे बीच में आके हम उसको फिट कर देते हैं और वो उनको दोनों स्ट्रैंड से, दोनों टुकड़ों से जुड़ जाता है, ठीक है, और एक फिर से कंटिन्यूस स्ट्रैंड वो बना देता है, ठीक है। प्राइमर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं इलॉन्गेशन टॉपिक में। एज द डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट्स इनटू टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो द डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट सिंथेसाइजिंग and complementary sequence to the template parent strand. Elongation needs primer. Elongation RNA primer is a short chain of RNA is formed at the 5' end of template DNA. It is formed when DNA polymerase do not work. जब DNA polymerase काम नहीं करता तो RNA polymerase आके यहाँ पे अटैच होता है। Enzyme primase catalyze the polymerization of enzyme, ठीक है। प्राइमेज ही क्या करता है, प्राइमर्स को ऐड करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है एक और प्राइमर, डीएनए प्राइमर। डीएनए प्राइमर इज फॉर्म्ड एट वन एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पे बनता है, ये देखो यहाँ पे ऐड हो जाता है ये, एंड एट द फॉक एंड ऑफ द अदर स्ट्रैंड, ठीक है। एक जगह तो ये आपको डीएनए के एक एंड में दिखेगा प्राइमर, और दूसरी जगह पे आपको देखो फॉक एंड में दिख रहा है, दिस इज द फॉक, जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो एक जगह प्राइमर तो डीएनए टेम्पलेट के एंड पे लगेगा और दूसरी जगह पे फॉक के एंड में लगेगा। तो यहाँ पे तो सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगा, 5' टू 3' डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से प्राइमर्स जो है वो अपना काम शुरू कर देते हैं, और जैसे ही रेप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है, प्राइमर्स आर रिमूव्ड लेटर, वो उसको बाद में निकाल दिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ इलोंगेशन प्रोकैरियोट्स में तो दोनों डायरेक्शन में होता है, मैंने ये भी आपको बताया कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर यहाँ मिल जाएगा तो वो इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा। बट इन यूकैरियोट्स इट इज़ ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, हाँ फॉक मिलेगा, और हेलिकेज एंजाइम एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, रन करेगा और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाएगा, ठीक है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज जॉइंस द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, दीज आर द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करता है, एंड दिस इज़ नथिंग, इट इज़ द डीएनए स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जो क्या आते हैं इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बीच में आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं, इनको फ्रैगमेंट्स को एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बाद में बना देते हैं। इस तरीके से आपका जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया है। आपके एग्जाम में ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर करके जाना है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आता है, मीजल्स एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है, वो आपके एग्ज़ाम में आता है।
मीजल स्टाल एक्सपेरिमेंट 1958, मतलब जैसे रेप्लिकेशन का प्रोसेस हुआ उसके नेक्स्ट ईयर ही इस एक्सपेरिमेंट को भी प्रूफ करने के लिए कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, उसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी आ गया। ठीक है, तो इसका एम क्या था? टू प्रूव द नेचर ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। अभी हमने पढ़ा है, उसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके लिए इन्होंने क्या क्या लिया कि इकोलाई लिया एंड N15 जिसे हम हैवी नाइट्रोजन बोलते हैं उसका मीडियम इन्होंने तैयार किया और इकोलाई को उसमें ग्रो करवाया। ठीक है, एंड N14 आइसोटोप मीडियम है जिसको हम लाइट नाइट्रोजन बोलते हैं। नॉर्मल डीएनए में ये वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो द ग्रू इकोलाई बैक्टीरिया इन अ मीडियम कंटेनिंग द हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप जिसे हम N15 बोलते हैं फॉर मैनी जनरेशन, एंड दिस डीएनए इज हैवियर देन द डीएनए ऑब्टेन फ्रॉम द इकोलाई ग्रोन इन N14 कंटेनिंग द मीडियम। ये जो होता है ये हैवी होता है एज कम्पेयर टू N14, ये आपको सेकेंड पॉइंट में बताया। अब इस बैक्टीरिया सेल जो ग्रो करवाया था N15 को, उन्होंने इसको क्या किया, इसके कुछ कल्चर को ट्रांसफ़र कर दिया इसमें। ये देखो, ये जो इकोलाई उसने ग्रो किया था हैवी नाइट्रोजन मीडियम में, उसका उसने कुछ क्वांटिटी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे मिक्सचर हो गया N15 और N14 का, और ये अपना डीएनए रेप्लिकेशन आगे शो करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने देखा कि डॉटर सेल की काउंटिंग को उन्होंने प्योरीफाई किया। तो इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को। आपको बस ये डायग्राम ध्यान में रखना है कि जो उन्होंने सबसे पहले ई कोलाई को क्या किया था, N15 मीडियम में ग्रो करवाया, उसे N14 में उन्होंने मिक्स कर दिया। आगे इसका सक्सेसिव उन्होंने ग्रोथ देखा। तो सबसे पहले जो डीएनए ई कोलाई का था, हैवी नाइट्रोजन था, इसमें N15 था, इसने क्या किया, ये पेरेंट डीएनए है। ठीक है, इसका जब रेप्लिकेशन हुआ इन फर्स्ट जनरेशन तो हमने क्या पाया कि उसको N14 में क्या किया था, मिक्स कर दिया था। तो जो डॉटर न्यू मॉलिक्यूल्स बने थे उसमें आधे तो पेरेंट्स के डीएनए थे और जो नए पेरेंट डीएनए थे वो N14 था उसमें। तो उन्होंने क्या पाया कि जो जनरेशन 1 था उसमें इन्हें इंटरमीडिएट डीएनए मिला। ठीक है, नेक्स्ट आया, इन्होंने आगे सक्सेसिव जब ग्रोथ करवाया तो उन्होंने देखा कि ब्लू कलर वाले भी डॉटर डीएनए मिले एंड जो रेड वाले थे उनके भी डॉटर डीएनए मिले, लेकिन वो भी क्या थे, हाइब्रिड डीएनए थे, इंटरमीडिएट डीएनए थे। यहाँ पे भी सेम उन्होंने देखा। और ऐसे ही आगे उन्होंने जब थर्ड जनरेशन में देखा तो उन्होंने देखा कि ब्लू कलर के जो डॉटर सेल्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिले और जो पेरेंट डीएनए है वो धीरे धीरे उसकी संख्या जो है वो कम होने लग गई। तो यहाँ पे जब उन्होंने उसका क्या करवाया, एक्सट्रैक्ट करके उसको प्योरीफाई करके सेंट्रीफ्यूज किया, तो उन्होंने देखा कि जो हैवी वाला पार्ट है उसकी संख्या कम होने लगी, उसका जो एक्सट्रैक्ट था वो बहुत कम मिलने लग गया, अमाउंट कम मिलने लग गया, और जो ब्लू कलर वाला था जिसे हम लाइट डीएनए बोलते हैं वो जो है वो ज़्यादा मिलने लग गया, वो ऊपर रहने लग गया लाइट पार्ट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो हाइब्रिड डीएनए है वो आपको एंड तक मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, मतलब किसी एक जनरेशन में किसी एक प्रोजेनी में आपको पैरेंटल डीएनए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या पाया कि इट वाज फाउंड दैट द डीएनए मॉलिक्यूल, दो रिजल्ट मिले कि जो कुछ N15 एंड 14 यानी इंटरमीडिएट डीएनए थे वर हाफ हैवी थे, यानी हैवी नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि उसमें N15 भी था N14 भी था। एंड जो N15-14 और N14-14 टू टाइप ऑफ डीएनए जो मिले थे जनरेशन 2 में, इनका दोनों का जो डेंसिटी था वो 50% डेंसिटी पाया गया। ठीक है, रिजल्ट क्या मिला, ईच डॉटर सेल इन ईच जनरेशन प्रिजर्व द 50% जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेरेंटल डीएनए। इससे हमें ये पता चलता है कि हर जो आगे का प्रोजेनी आता है, ईच जनरेशन जो आता है, वो अपने पेरेंट का 50% जेनेटिक मेकअप क्या करता है, प्रिजर्व करता है। इसी को सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए कहा जाता है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी इन्होंने ये वाला पेरेंट डीएनए था, ये वाला पेरेंट डीएनए था, बाकी के दोनों जो थे वो कैसे थे, न्यूली सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए थे। यहाँ पे भी ये पेरेंट डीएनए है, ये पेरेंट डीएनए है, बाकी के जो दो हैं न्यूली सिंथेसाइज डीएनए। तो हर अगर आप डॉटर सेल को देख रहे हो तो 50% आपको क्या मिलेगा, पेरेंट डीएनए मिलेगा, एंड 50% जो है वो आपको न्यू डॉटर डीएनए मिलेगा। इसलिए आप किसी भी जनरेशन में चले जाओ, रेप्लिकेशन प्रोसेस को अगर आप देखोगे तो इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी पेरेंट का जो डीएनए मॉलिक्यूल है इट इज़ हाफ कंजर्व इन ईच डॉटर सेल। इस तरीके से आपका जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाता है।